नमस्कार दोस्तों, आज हम जो अपना पिछला टॉपिक था उससे आगे शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में अपन ने पढ़ा राजस्थान की स्थिति और विस्तार। आज उसी से आगे शुरू करेंगे अपन राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार या देशांतरी विस्तार समझने के लिए हमें ग्लोबीय स्थिति पर ध्यान देना होगा। मान लो ये अपनी 0 डिग्री अक्षांश है, यानी कि भूमध्य रेखा। ये उत्तरी गोलार्ध का अंतिम अक्षांश है 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसको उत्तरी ध्रुव कह सकते हैं। और ये है दक्षिणी गोलार्ध का अंतिम अक्षांश 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, जिसे आप दक्षिणी ध्रुव कह सकते हैं। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के केंद्र के साथ 0 डिग्री का कोण बनाती है, उसे 0 डिग्री देशांतर कहते हैं। जैसा अपन ने पढ़ा था कि राजस्थान ग्लोब में ये अपनी उत्तर दिशा, ये दक्षिण दिशा, ये है पूर्व दिशा और ये है पश्चिम दिशा। राजस्थान उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, अर्थात अपने राजस्थान की अवस्थिति ग्लोब में इस भाग में है। मान लीजिए अपने राजस्थान का भूभाग है। ये राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु है कोणा गांव, जो आपने पिछली वीडियो में पढ़ा है। और ये राजस्थान का सबसे दक्षिणी बिंदु है बोरकुंडा। अब देखो दोस्तों, एक बात तो तय है कि राजस्थान इस 0 डिग्री अक्षांश से उत्तर में स्थित है और 0 डिग्री अक्षांश से 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक ये सारे उत्तरी अक्षांश हैं। इसका मतलब राजस्थान का संपूर्ण भूभाग उत्तरी अक्षांशों में स्थित है। और जैसा कि यदि कोई भी भूभाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित हो तो उसकी अक्षांशीय विस्तृति दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ेगी, भाई 0 से लेकर के 90 तक, अर्थात दक्षिण से उत्तर की ओर। तो राजस्थान का जो प्रारंभिक अक्षांश है वो गुजरेगा बोरकुंडा से और उसका मान है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। और राजस्थान का जो अंतिम अक्षांश है वो गुजरेगा कोणा गांव से, उसका मान है 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो यहाँ दो चीज़ें स्पष्ट हैं। एक तो राजस्थान का संपूर्ण भूभाग उत्तरी अक्षांशों में स्थित है, दूसरा राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से प्रारंभ होकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि राजस्थान का कुल अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है वो 23 डिग्री 3 मिनट से शुरू होता है और 30 डिग्री 12 मिनट तक है। अर्थात इन दोनों के बीच में जितने अक्षांश हैं वो संपूर्ण अक्षांश राजस्थान से होकर गुजरते हैं। तो राजस्थान से गुजरने वाले जो कुल अक्षांश हैं उसी को अपन कहेंगे राजस्थान का कुल अक्षांशीय विस्तार। अर्थात 30 डिग्री 12 मिनट में से यदि 23 डिग्री 3 मिनट को घटाएं तो राजस्थान का कुल अक्षांशीय विस्तार आ जाएगा। जैसा कि डिग्री और मिनट दोनों की वैल्यू अलग अलग है, 1 डिग्री का मतलब होता है 60 मिनट। तो यहाँ पर अपने को एक ध्यान रखना है कि हमेशा जोड़ या बाकी यानी घटाव करें तो समान इकाई में से समान इकाई को घटाना है, अर्थात मिनट में से मिनट को घटाएंगे, डिग्री में से डिग्री को। तो 12 मिनट में से यदि 3 मिनट घटाएं तो बचता है 9 मिनट और 30 डिग्री में से 23 डिग्री घटाएं तो बचता है 7 डिग्री। अर्थात राजस्थान का कुल अक्षांशीय विस्तार 7 डिग्री 9 मिनट है।
अब इसमें लगभग में अगर आंसर पूछना हो कि राजस्थान का ये अक्षांशीय विस्तार लगभग कितने अक्षांश है, तो दोस्तों जैसा अभी अपन ने बात की, या तो आप इसको लिखना चाहोगे 7 डिग्री या लिखना चाहोगे 8 डिग्री। जैसा अपन ने बात की है कि 2 डिग्रियों के बीच मिनट होते हैं टोटल 60, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच अर्धांश जो होगा वो होगा 30 मिनट। तो यदि डिग्री के पश्चात मिनट की जो वैल्यू है वो 30 से कम है तो इसका मतलब वो 7 के ज़्यादा नज़दीक है, और यदि मिनट 30 मिनट या उससे ज़्यादा है तो इसका मतलब वो लगभग में 8 है। अपने पास यहाँ पर 7 डिग्री 9 मिनट है, इसका मतलब 9 मिनट का मतलब यहाँ से है, तो ये 7 डिग्री के ज़्यादा नज़दीक है, अर्थात लगभग कितना माने अपन 7 डिग्री। अब इसके बाद बात आती है कि राजस्थान से गुजरने वाले पूर्ण अक्षांश कितने हैं, तो राजस्थान से गुजरने वाले पूर्ण अक्षांशों की संख्या भी 7 है। दोबारा से देखें, पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान का संपूर्ण भूभाग किन अक्षांशों में स्थित है, तो राजस्थान का संपूर्ण भूभाग उत्तरी अक्षांशों में स्थित है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक, तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट तक है। यहाँ इस ग्लोबीय स्थिति से 2 चीज़ें और क्लियर होती हैं कि जो राजस्थान का प्रारंभिक अक्षांश है वो कहाँ से गुजरता है, तो वो गुजरता है दोस्तों अपने सबसे दक्षिणी बिंदु बोरकुंडा से, और राजस्थान का जो अंतिम अक्षांश है वो गुजरता है अपने सबसे उत्तरी बिंदु कोणा से। फिर बात आती है कि राजस्थान का कुल अक्षांशीय विस्तार कितना, तो राजस्थान का कुल अक्षांशीय विस्तार है 7 डिग्री 9 मिनट, और लगभग में अगर अपन बात करें तो 7 डिग्री। फिर बात आती है कि राजस्थान से गुजरने वाले पूर्ण अक्षांश कितने, तो जवाब होगा 7। अब उसके बाद क्वेश्चन आता है कि राजस्थान का मध्य अक्षांश कौन सा, तो पहले अपन बात करें राजस्थान से गुजरने वाले पूर्ण अक्षांशों की। जैसा कि राजस्थान से गुजरने वाला पहला पूर्ण अक्षांश होगा अपना 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और अंतिम जो पूर्ण अक्षांश है वो है 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश, अर्थात 24 से लेकर 30 तक। तो इसमें देखिए क्रम से जमा कर देखें अपन, 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश, दूसरा 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश, तीसरा 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश, चौथा 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश, पाँचवां 28 डिग्री उत्तरी अक्षांश, छठवां 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और सातवां है 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 1 2 3 4 5 6 और 7 टोटल गुजरने वाले पूर्ण अक्षांश 7 है। इनमें मध्यवर्ती स्थिति है अपने 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश की, अर्थात राजस्थान का मध्य अक्षांश कौन सा है, 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अब इसके बाद प्रश्न आता है कि राजस्थान से जो कुल 7 डिग्री 9 मिनट उत्तरी जो अक्षांश हैं वो गुजरते हैं, तो इनमें से महत्वपूर्ण अक्षांश कौन सा है, अर्थात राजस्थान से गुजरने वाला महत्वपूर्ण अक्षांश कौन सा है, तो दोस्तों वो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसको अपन कह सकते हैं कर्क रेखा। दोबारा से देखिए इसे, राजस्थान का संपूर्ण भूभाग किन अक्षांशों में, उत्तरी अक्षांशों में। अक्षांशीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट तक। राजस्थान का कुल अक्षांशीय विस्तार कितना, 7 डिग्री 9 मिनट, लगभग अक्षांशीय विस्तार 7 डिग्री। राजस्थान से गुजरने वाले पूर्ण अक्षांश 7। राजस्थान का मध्य अक्षांश माना जाता है 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश को। और फिर लास्ट क्वेश्चन था अपना कि राजस्थान से गुजरने वाला महत्वपूर्ण अक्षांश कौन सा, तो वो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, अर्थात कर्क रेखा। अब इसके बाद इस कर्क रेखा की राजस्थान में स्थिति से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं। तो इसके बाद अपन बात करें राजस्थान में कर्क रेखा की स्थिति। जैसा अपन ने देखा कि ये मान लो राजस्थान का भूभाग है, यहाँ से गुजर रही है वो अक्षांश है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। और मान लो या कोणा से जो गुजर रही है
वो अक्षांश है 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो कर्क रेखा का मतलब है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी कर्क रेखा। ये राजस्थान से गुजरने वाला महत्वपूर्ण अक्षांश है। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि ये राजस्थान के किस भाग से, तो ये उत्तरी भाग और ये दक्षिणी भाग, कौन से भाग से गुजरती है, दक्षिणी भाग से। फिर क्वेश्चन आता है कितने जिलों से, तो राजस्थान से कर्क रेखा 2 जिलों से होकर गुजरती है। और वो 2 जिले हैं डूंगरपुर और बांसवाड़ा। डूंगरपुर की केवल ये दक्षिणी सीमा को छूते हुए को स्पर्श करते हुए तो बांसवाड़ा में कुशलगढ़ तहसील के मध्य से। अब उसके बाद क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई कितनी, तो राजस्थान में कर्क रेखा का विस्तार लगभग 26 किलोमीटर माना जाता है। दोबारा से देखें, राजस्थान से गुजरने वाला महत्वपूर्ण अक्षांश कौन सा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी कर्क रेखा। ये राजस्थान के कितने जिलों से होकर गुजरती है, 2 जिलों से। पहला जिला है डूंगरपुर, ये डूंगरपुर की केवल दक्षिणी सीमा को छूते हुए चीखली गांव से गुजरती है, और बांसवाड़ा जिले में कुशलगढ़ तहसील के मध्य से। अब इसके बाद बात की अपन ने कि राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई कितनी, तो राजस्थान में कर्क रेखा का विस्तार है लगभग 26 किलोमीटर। फिर क्वेश्चन आता है कि कर्क रेखा को राजस्थान में प्रवाहित होने वाली वो नदी जो 2 बार काटती है, तो मध्य प्रदेश में धार जिले में मेहद झील है विंध्याचल पर्वतमालाओं के मध्य, वहाँ से एक नदी निकल कर आती है माही, जो बांसवाड़ा जिले में खांदू गांव से प्रवेश करती है। बांसवाड़ा के पश्चात प्रतापगढ़, फिर प्रतापगढ़ और उदयपुर की सीमा पर नरवाली तक ये उत्तर में बहती है, उसके बाद पुनः दक्षिण में मुड़ जाती है, फिर डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य सीमा बनाती हुई गुजरात में चली जाती है। अर्थात राजस्थान में इस नदी का जो प्रवाह है अंग्रेजी के उल्टे यू अक्षर के समान है, और ऐसी स्थिति में ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है, एक बार आते समय और एक बार जाते समय। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि माही राजस्थान की एकमात्र नदी है जो राजस्थान में दक्षिण से ही तो प्रवेश करती है और वापस दक्षिण में ही लौट जाती है, और ऐसा करते हुए ये राजस्थान में उल्टे यू अक्षर के समान प्रवाह का प्रदर्शन करती है और कर्क रेखा को 2 बार काटती है। यहाँ पर कई बार कंफ्यूज करने के लिए प्रश्न आ जाता है कि माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटते हुए किस अक्षर का निर्माण करती है। तो अगर कर्क रेखा को भी इस अफवाह में शामिल कर लें तो देखो, कर्क रेखा को 2 बार काटने का मतलब अंग्रेजी के ए अक्षर का निर्माण करती है। अब उसके बाद क्वेश्चन आता है दोस्तों कि राजस्थान का कौन सा जिला मुख्यालय कर्क रेखा के सर्वाधिक नज़दीक है और कौन सा जिला मुख्यालय सबसे दूर। तो थोड़ा सा एक बार एक डायग्राम के द्वारा अपन समझें इन दोनों जिलों में इसकी स्थिति। मान लो अपना ये जिला है डूंगरपुर, और डूंगरपुर जिले की केवल ये दक्षिणी सीमा को छूते हुए गुजर रही है, और ये जिला है मान लो बांसवाड़ा। ये बांसवाड़ा जिले में कुशलगढ़ तहसील के मध्य से गुजर रही है। और यहाँ डूंगरपुर की दक्षिणी सीमा को केवल स्पर्श करके निकल रही है। अब कर्क रेखा से सर्वाधिक नज़दीक जिला मुख्यालय की बात करें तो सबसे नज़दीक जिला मुख्यालय है बांसवाड़ा, और सबसे दूर की बात करें तो सबसे दूर जिला मुख्यालय है वो है गंगानगर।
और सबसे नज़दीक अभी अपन ने बात की बांसवाड़ा। दोबारा से क्लियर करें, कर्क रेखा राजस्थान के किस भाग से गुजरती है? तो जवाब होगा दक्षिणी भाग से। राजस्थान में कर्क रेखा का विस्तार कितने जिलों से है? तो जवाब होगा 2 जिलों से गुजरती है, एक डूंगरपुर और दूसरी बांसवाड़ा। डूंगरपुर की केवल दक्षिणी सीमा को छूते हुए, स्पर्श करते हुए गुजरती है ये चीखली गांव से, और राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में कर्क रेखा है वो कुशलगढ़ तहसील के मध्य से गुजरती है, और यहाँ पर इस कर्क रेखा का कुल विस्तार जो राजस्थान में है वो 26 किलोमीटर है। फिर बात करते हैं कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो वो है माही नदी। उसके बाद कर्क रेखा से सबसे नज़दीक जिला मुख्यालय की बात आती है तो वो है बांसवाड़ा, और कर्क रेखा से सर्वाधिक दूर स्थित जिला मुख्यालय की बात आती है तो वो है गंगानगर। अब इसके बाद अपन बात करें, इसी अक्षांशीय विस्तार के आधार पर क्वेश्चन बनता है राजस्थान की ताप कटिबंधीय स्थिति। तो राजस्थान की ताप कटिबंधीय स्थिति समझने के लिए हमें पहले संपूर्ण पृथ्वी पर ताप कटिबंधीय भागों के विस्तार को समझना होगा। यह है अपनी 0 डिग्री अक्षांश यानी भूमध्य रेखा। यह है मान लो 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी उत्तरी ध्रुव। यह है 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश यानी दक्षिणी ध्रुव। यह है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी कर्क रेखा। यह है मान लो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश यानी मकर रेखा। यह है 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसको कहते हैं आर्कटिक वर्त, और मान लो यह है 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इसको कहते हैं अंटार्कटिक वर्त। पहले सभी का नाम देखें। 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को उत्तरी ध्रुव कहा जा सकता है, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक वर्त कहते हैं, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कह सकते हैं, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कह सकते हैं, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को अंटार्कटिक वर्त कह सकते हैं, और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को अपन कह सकते हैं दक्षिणी ध्रुव। देखो, पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर सीधी न होकर के अपने अक्ष पर लगभग 23.5 डिग्री कोण से झुकी हुई है, और उसी झुकी हुई स्थिति से ये सूर्य के चारों ओर अपने अंडाकार कक्षा से परिक्रमा करती है, जिसके कारण वर्ष भर में सूर्य की 4 प्रमुख लंबवत स्थितियां बनती हैं। वर्ष में एक बार 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है, 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें हैं वो मकर रेखा पर लंबवत गिरती हैं, और वर्ष में 2 बार, एक बार 21 मार्च को और एक बार 23 सितंबर को सूर्य की किरणें हैं वो भूमध्य रेखा पर लंबवत गिरती हैं। तो ये है सूर्य की 4 प्रमुख लंबवत स्थितियाँ। 21 मार्च को सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर, 21 जून को कर्क रेखा पर, 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पर और 22 दिसंबर को मकर रेखा पर। अब इन स्थितियों की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात यह है कि पृथ्वी के अपने अक्षीय झुकाव के कारण उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की लंबवत किरणें अधिकतम कर्क रेखा तक ही गिरती हैं, और दक्षिणी गोलार्ध में अधिकतम मकर रेखा तक ही गिरती हैं। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा से जैसे जैसे अपना उत्तरी ध्रुव की ओर चलेंगे तो अक्षांशीय दूरी बढ़ने के साथ साथ सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ता चला जाता है। ये स्थिति दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा से आप जैसे जैसे ध्रुव की ओर जाएंगे तो अक्षांशीय दूरी बढ़ने के साथ साथ सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ता चला जाएगा। कहने का मतलब सूर्य की सीधी किरणें पृथ्वी के केवल इसी भाग में गिरती हैं, अर्थात कर्क रेखा से लेकर के मकर रेखा के बीच सूर्य की सीधी किरणें गिरती हैं। इसका मतलब उनका मार्ग छोटा होता है, और जैसा कि हमें पता है कि सौरमंडल में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत अपना सूर्य है, और सूर्य से जो ऊर्जा पृथ्वी के धरातल तक आ रही है
वो सौर विकिरण के रूप में आती है जो वायुमंडल को पार करके आती है। और वायुमंडल सौर विकिरण के कुछ भाग को परावर्तित कर देता है। तो देखिए, जैसे सीधी किरणें जहाँ गिरेंगी, मान लो ये अपना सूर्य है, ये पृथ्वी का धरातल है, एक तो धरातल पर स्थान है यहाँ पर A और एक स्थान है B। अब सूर्य की किरणें हैं वो A स्थान पर गिरेगी, वो सीधी है, और यदि B स्थान पर गिरे तो वो किरण तिरछी है। जो A स्थान पर सूर्य की किरण गिर रही है वो सीधी है, अर्थात इसका मार्ग छोटा है, और ये तिरछी है जिसका मार्ग बड़ा है। अब जो सीधी सौर विकिरण है वो वायुमंडल के एक छोटे भाग को पार करके धरातल तक पहुंचती है, अर्थात इसका परावर्तन कम होता है, जबकि तिरछी किरण है वो लंबा मार्ग तय करके धरातल तक पहुंचती है, वायुमंडल के एक बड़े भाग को पार करके धरातल तक पहुंचती है, इसलिए इसका परावर्तन अधिक होने के कारण तापमान निम्न होता है। तो जहाँ सूर्य की किरणें सीधी गिरती हैं वहाँ तापमान, सबसे ठंडे महीने का तापमान भी 18 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है। इस क्षेत्र को कहा जाता है उष्ण ताप कटिबंध। तो पहला कटिबंध तो हुआ अपना उष्ण ताप कटिबंध, जिसका विस्तार 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच है। अब इसके बाद देखो, दोनों गोलार्धों में 23.5 से 66.5 डिग्री अक्षांशों के बीच का भाग, यहाँ 6 महीने ग्रीष्म ऋतु होती है, 6 महीने शीत ऋतु होती है। इसको समझने के लिए पुनः इन 4 लंबवत स्थितियों पर गौर करें अपन। 21 मार्च को सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी हैं, उसके बाद 21 जून को कर्क रेखा पर, और उसके बाद पुनः 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पर, अर्थात 21 मार्च से लेकर 23 सितंबर तक सूर्य उत्तरी गोलार्ध में लंबवत है। ये कहलाती है सूर्य की उत्तरायण स्थिति। इसी प्रकार 23 सितंबर से लेकर के 21 मार्च तक सूर्य की किरणें दक्षिणी गोलार्ध में सीधी हैं। इसे आप कह सकते हो सूर्य की दक्षिणायन स्थिति। कहने का मतलब सूर्य 6 महीने उत्तरायण और 6 महीने दक्षिणायन होता है। जब सूर्य उत्तरायण होता है तब उत्तरी गोलार्ध में 23.5 से 66.5 डिग्री अक्षांशों के बीच के इस भाग के अपेक्षाकृत नज़दीक होने के कारण, हालांकि यहाँ सूर्य की किरणें पूर्णतः सीधी नहीं होती, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध के इस भाग की तुलना में यहाँ अपेक्षाकृत सीधी होती हैं, तो यहाँ तापमान अधिक होता है, अर्थात उस समय यहाँ ग्रीष्म ऋतु रहती है, और सूर्य की उत्तरायण स्थिति वाले समय यहाँ पर शीत ऋतु रहती है। लेकिन जब सूर्य दक्षिणायन होता है तब दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु और उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु। इस भाग को कहा जाता है शीतोष्ण ताप कटिबंध। जिसका विस्तार दोनों गोलार्धों में 23.5 से 66.5 डिग्री अक्षांशों के बीच है। अब उसके बाद बात करते हैं लास्ट में बचा भाग, वो ये है 66.5 से 90 तक का दोनों गोलार्धों में। सूर्य उत्तरायण भी होगा तो अधिकतम हमें पता है कर्क रेखा तक सूर्य की किरणें लंबवत होंगी, और दक्षिणायन की स्थिति में अधिकतम मकर रेखा तक सूर्य की किरणें सीधी होंगी। तो चाहे सूर्य उत्तरायण हो चाहे दक्षिणायन हो, दोनों गोलार्धों में 66.5 से 90 डिग्री अक्षांशों के बीच वाले भाग में सूर्य की किरणें तिरछी गिरती हैं, अर्थात यहाँ वर्ष भर तापमान निम्न रहता है। इस क्षेत्र को अपन कह सकते हैं शीत कटिबंध, जिसका विस्तार दोनों गोलार्धों में 66.5 से 90 डिग्री के बीच है। तो ये हो गए पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध। सबसे पहले उष्ण ताप कटिबंध कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य, दूसरा शीतोष्ण ताप कटिबंध दोनों गोलार्धों में 23.5 डिग्री अक्षांशों से 66 डिग्री अक्षांश तक, और तीसरा है शीत कटिबंध जिसका विस्तार दोनों गोलार्धों में 66 से 90 डिग्री तक है। अब इन तीनों ताप कटिबंधों में बात करें तो सर्वाधिक अक्षांशीय विस्तार शीतोष्ण ताप कटिबंध का है, जैसा कि दिखाई दे रहा है यहाँ 23.5 से 66 का मतलब 43 डिग्री अक्षांशों में तो उत्तरी गोलार्ध में विस्तार है, और 43 डिग्री ही इसका दक्षिणी गोलार्ध में विस्तार है, यानी कुल मिलाकर 86 डिग्री अक्षांशों में इसका विस्तार है। तो सर्वाधिक प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है कि सर्वाधिक अक्षांशीय विस्तार कौन से ताप कटिबंध का, जवाब होगा शीतोष्ण ताप कटिबंध का। इस शीतोष्ण ताप कटिबंध को भी 2 उपभागों में बांटा जा सकता है, और इसे 2 भागों में बांटने वाली अक्षांश है 45 डिग्री अक्षांश।
तो देखो शीतोष्ण कटिबंध के दो भाग हो गए, एक तो 23.5 से 45 तक, एक 45 से लेकर 66.5 तक। 45 से 66.5 वाला जो भाग है ऋतुएं दोनों होती हैं, लेकिन यहाँ ग्रीष्म ऋतु की तुलना में शीत ऋतु प्रभावी होती है, इसको कहते हैं शीत शीतोष्ण कटिबंध। और जो भाग 23.5 से 45 के बीच है, यहाँ दोनों ही ऋतुएं कठोर होती हैं, गर्मियों में उच्च तापमान तो सर्दियों में निम्न तापमान, इस भाग को कहते हैं उपोष्ण कटिबंध। तो इस प्रकार से शीतोष्ण कटिबंध को दो भागों में बांटा जा सकता है, उपोष्ण और शीत शीतोष्ण। अब अपने राजस्थान की अक्षांशीय जो स्थिति थी एक बार उस पर पुनः गौर करें। राजस्थान में केवल बांसवाड़ा जिले का एक थोड़ा सा भाग है वो कर्क रेखा से दक्षिण में स्थित है, बाकी शेष अधिकांश भाग है वो कर्क रेखा से ऊपर। अपना अक्षांशीय विस्तार जो उत्तर में है वो अधिकतम 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है, जबकि अपना अक्षांशीय विस्तार दक्षिण में 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू हो रहे हैं। तो अब देखिए राजस्थान के इस ग्लोबी स्थिति को देखें तो यहाँ पर एक चीज स्पष्ट है कि राजस्थान का थोड़ा सा भाग तो कर्क रेखा से नीचे और अधिकांश भाग है वो कर्क रेखा से ऊपर, लेकिन 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश से नीचे है। तो यहाँ स्पष्ट हो गया कि राजस्थान का ताप कटिबंधीय विस्तार है वो कितने ताप कटिबंधों में है, 2 ताप कटिबंधों में। कर्क रेखा राजस्थान को 2 ताप कटिबंधों में बांट रही है। वह भूभाग जो कर्क रेखा से नीचे है वो तो आएगा उष्ण ताप कटिबंध में, और इसके अंतर्गत केवल बांसवाड़ा जिले का भूभाग आता है। जैसा अपन ने पढ़ा था कि कर्क रेखा से नीचे केवल बांसवाड़ा जिले का ही भूभाग है, और वह अधिकांश भूभाग राजस्थान का जो कर्क रेखा से उत्तर में स्थित है वो आएगा उपोष्ण ताप कटिबंध में। तो राजस्थान की ताप कटिबंधीय स्थिति में केवल आपको 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखने हैं। पहला क्वेश्चन तो कर्क रेखा को लेकर पूछा जाता है कि वह महत्वपूर्ण अक्षांश जो राजस्थान को 2 ताप कटिबंधों में बांटती है। तो गौर कीजिए यहाँ उपोष्ण और उष्ण के मध्य विभाजन किसके द्वारा, कर्क रेखा। तो राजस्थान को 2 ताप कटिबंधों में बांटने वाला अक्षांश कौन सा, कर्क रेखा। और वो 2 ताप कटिबंध कौन कौन से हैं, उष्ण कटिबंध और उपोष्ण कटिबंध। राजस्थान का वह भूभाग जो कर्क रेखा से नीचे दक्षिण में स्थित है वो आएगा उष्ण ताप कटिबंध में, अर्थात केवल बांसवाड़ा जिले का भूभाग। और राजस्थान का वह अधिकांश भूभाग जो कर्क रेखा से उत्तर में स्थित है वो आएगा उपोष्ण ताप कटिबंध में। कहने का मतलब राजस्थान का ज़्यादातर ताप कटिबंधीय विस्तार उपोष्ण ताप कटिबंध के अंतर्गत है। दोस्तों जय हिंद, जय भारत। अगला वीडियो लेकर मैं आपके सामने पुनः उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।